So we will start with revision of our second chapter, that is principles of management. अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर कहीं के भी हमें प्रिंसिपल्स दिए जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर प्रिंसिपल्स कह रहे हैं तो वो फंडामेंटल ट्रुथ होगा, और जब भी प्रिंसिपल्स निकाले गए हैं तो वो डिराइव किए गए होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया गया होगा जो एक उन्हें समझ में आया होगा रिपीटेटिव बेस पे कि हाँ यही चीज़ निकल के हमारे आउटपुट आ रहे हैं या रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने क्या कर लिए होते हैं, प्रिंसिपल्स को डिराइव कर लिया होता है. तो अगर यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ एंड एक्ट्स एज अ गाइडलाइन टू टेक मैनेजरियल एक्शन. यानी एक बेस है, हमारा गाइडलाइन का बेस है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट में. जस्ट एज अ गाइडलाइन है, एज इट इज हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमें उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा. आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे. तो ये प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल. अगर कोई भी प्रिंसिपल होगा तो एक सिंपल सी चीज़ है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा. क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं तो एज इट इज़ हम नहीं कर सकते. फिर वही बात कि एज इट इज़ नहीं करेंगे, पर हर जगह डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियोज हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे. The principles of management are universal in nature and that means that they can be applied at all types of organization. वो बड़ी हो, छोटी हो, इधर हो, उधर हो, यानी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं. ये जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है. यानी हर एक क्वेश्चन का एक एग्जैक्ट आंसर आपको कभी भी नहीं देगा, एक जनरल फॉर्मेट आपको दे दिया, आप उससे अपना बुद्धि विवेक आप लगा के एक हम कह सकते हैं कि बड़ा सा कॉन्ट्रोर आपको बना के दे दिया है उसने, और उसके विद इन अब आप अपना आंसर खोज सकते हैं. तो दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग. दे डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सोल्यूशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. हो सकता है बाय चांस ऐसा हो सकता है कि एकदम रेडी सोल्यूशन आपको मिल जाए, बट वो सर्कमस्टांसेस हमारे कम होते हैं, ठीक है. देन इन भाई साहब को क्या हुआ, आई ऑल्सो एग्री, कुछ तो है. ओके, द थर्ड वन इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यानी जब भी प्रिंसिपल्स आते हैं तो वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन से जो वर्ल्ड वाइड ट्रूथ निकल के उनको सामने आता है, रिजल्ट सामने आते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स डिराइव कर लेते हैं. फ्लेक्सिबल एनफ हैं क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं हैं, ठीक है. तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है मैनेजमेंट. तो ह्यूमन बिहेवियर जैसे फास्ट चेंजिंग है और चेंजेस एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकते. एंटिसिपेट आप एक्यूरेट है ना, एंटिसिपेशन इनका नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है. फिर आते हैं मेनली बिहेवियर, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से डिराइव होता है, ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है, तो इसीलिए बिहेवियर नेचर का होता है. ना कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ जैसे हमारे साइंस में हम करते थे कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन जो हम करते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट आउटपुट हमें निकल के आता है. तो सेम हैपन्स हेयर ऑल्सो. एग्जैक्ट एंटिसिपेशन नहीं कर सकते तो नियर अप्रॉक्स आउटपुट ऐसा आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट आने वाला है, कोई भी कॉजेज होने वाले हैं, उसके इफेक्ट जो आने वाले वो हर जगह डिफरेंट होंगे, पर नियर अबाउट वैसा ही रिजल्ट आने वाला है. इस चीज को हम कह सकते हैं. कंटीजेंट होता है. क्यों कंटीजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज है वो प्रिवेलिंग जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है. तो कंटीजेंसी सिचुएशन हमारी वेरी करेगी तो ये भी हमारा वेरी करता रहेगा. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. एक्चुअल सिनेरियो में हकीकत दिखाना, जैसे आपको हकीकत टेस्ट लेके आपको हकीकत दिखाई जाती है कि बेटा आप कहाँ पे हैं, तो ये भी आपको हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं. ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. यानी हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम, प्रिंसिपल्स लाई इसीलिए गए हैं कि हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ और इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएँ, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स है या गोल्स है वो आराम से अचीव कर ले.
साइंटिफिक डिसीजन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सोचा समझा डिसीजन हम लेने की ये मोटिवेट करेगा कि कहीं भी बायसनेस ना हो, रियल डिसीजंस ले, यानी एक हम कह सकते हैं हमारा जो इमोशनल इफेक्ट होता है उसको सेट असाइड और डिफरेंट है ना जो फंडामेंटल ट्रूथ हमें बिजनेस के दिखाई दे रहे हैं उस पर हम डिसीजंस अपने लें। फिर आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी हमारा जो डायनामिक एनवायरनमेंट जो हम डील करते थे कि हमारा एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक है तो उसके हिसाब से वो फास्ट मूविंग रहेगा और उसके हिसाब से हम भी इसमें चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट हम करते जाएंगे। फिर आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जहाँ पे भी हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो वो कभी नहीं कहेगा कि आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करिए, आप है ना ऐसी कोई प्रैक्टिसेस करिए जिससे सोसाइटी को हार्म होने वाला है, वो ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जनरेट करने का को कहेगा टुवर्ड्स आपके एम्प्लॉयज़ हो सकता है, टुवर्ड्स सोसाइटी हो सकता है, जहाँ पे भी आप करेंगे सोशली काम करेंगे। प्रिंसिपल्स आपको गलत करने को नहीं कहेंगे कभी भी। नाउ कमिंग टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, तो यहाँ पे एक एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग देने को कह रहा है, एडुकेट करने को कह रहा है और रिसर्च करने को कह रहा है। तो मैनेजमेंट जब भी प्रिंसिपल्स आते हैं तो वो ट्रेनिंग एज इन हमारे एम्प्लॉयज़ की अच्छी ट्रेनिंग रहेगी तो वेस्टेजेस कम होने वाले हैं और वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर देगा। एडुकेशन वो हमेशा के ही लिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपके पास एडुकेशन बेस नहीं होगा, यानी नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। फिर आता है रिसर्च, कांस्टेंट रिसर्च हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चूंकि हैं, बिजनेस में डील कर रहे हैं तो कांस्टेंट रिसर्च हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि तभी हम ग्रो कर पाएंगे, वरना हम ग्रो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू टेलर्स प्रिंसिपल्स। नाउ सबसे फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या बोलता था? बस खत्म। तो मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट ये बोलता है कि साइंस ये बोलता है कि हर बात लॉजिकल करो, लेकिन मैनेजमेंट वो कहता है कि कोई भी काम करो लेकिन उसको मैनेज करो। ओके सिट आते हैं। ओके आई कम लेटर। नाउ दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक। साइंस एक स्टैटिक फॉर्म में कि अगर हम केमिकल रिएक्शन से, एक सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री का अगर कोई हम है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इतना हमने कुछ डाला है तो ये रिएक्शन आने वाला है, ऐसे ऐसे करेंगे, एक प्रोसेस आउट है, ये करने वाले हैं तो यही एंड रिजल्ट हमारे आने वाला है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज ऐसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, वेरिएशंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे साइंस एक थोड़ा सा स्टैटिक फॉर्म हो गया, बट मैनेजमेंट इट इज नॉट अ स्टैटिक फॉर्म। यहाँ पे चेंजेस मतलब नॉन स्टैटिक है, फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी डेवलप्ड थ्रू रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, यानी बेस्ट मेथड पे हम तभी, वो तो साइंस में भी हम बेस्ट मेथड पे तभी पहुंचते हैं। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आपको थोड़े देखने को मिलते हैं। जैसे आता है द मेथड ऑफ डेवलपमेंट एज अबव should substitute the rule of thumb and become a standard method to be followed throughout the organization। अब ये डिपेंड करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड मेथड हो सकता है तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उसी रूल पे बेस्ड कुछ और स्टैंडर्ड हो सकता है। तो हमें जो हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड है हम वो डेवलप करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, उसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस के थ्रू कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये बेस्ट सूटेड होगा तो उसके हिसाब से हम डेवलप कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम करेंगे तो ह्यूमन एनर्जी, वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज को सेव करेगा ना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये क्या है? यानी अगर हम कहें तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दो तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में अराइज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे बोथ, अब ये दोनों होगा कैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है, वर्कर्स में हार्मनी है, तो ये दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ लेंगे, यानी वर्कर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझ ले, मैनेजमेंट वर्कर्स की इंपॉर्टेंस समझ ले, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता है तो ये क्या कर लेंगे, आपस में हार्मनी बैठा के काम करेंगे। दोनों ऐसा नहीं समझेंगे कि उसके बिना मेरा मतलब दोनों समझेंगे कि उसके बिना मेरा नहीं चल सकता है काम, तो ऐसे एक साथ काम करेंगे। हाँ
तो कोऑर्डिनेशन के लिए भी तो रिक्वायर्ड है बेटा। फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग होनी थी, है ना, कोऑर्डिनेशन मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मीटिंग से पहले कोई रिपोर्ट हमें सबमिट कर देनी है। तो अगर कॉपरेशन है, ठीक है, तो हम मीटिंग से एक दिन पहले हमने रिपोर्ट बनाई और जनरेट करके सामने वाले को दे दी कि सामने वाला असेस कर ले, उस हिसाब से सामने मीटिंग में बैठे। अब कॉपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। मीटिंग के 5 मिनट पहले हमने रिपोर्ट दे दी, ले भाई देख ले, अब उसको प्रेजेंट करना है, हो गया। ठीक, तो देयर मस्ट बी मेंटल रिवोल्यूशन व्हेन मैनेजमेंट एंड वर्कर बोथ शुड वर्क विथ ईच अदर, यानी एक मेंटल रिवोल्यूशन आना चाहिए कि दोनों को ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, मैनेजमेंट को भी, कि मैनेजमेंट के लिए वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, वर्कर को ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, तभी आगे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। फिर आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक उसी का हार्मनी नॉन डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, यानी हम क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, अपना अपना ही नहीं सोचेंगे, अपना बेनिफिट। ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो उसका पर्सनल बेनिफिट होता ही होता है, वरना वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करेगा। बट जब हमारा पर्सनल बेनिफिट और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट दोनों ही हमारे सामने खड़ा हो तो हम पहले ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट सोचेंगे, फिर पर्सनल बेनिफिट सोचेंगे, जहां क्लैशेस ऐसा होने लग जाए बाय चांस, वरना इंडिविजुअल बेनिफिट किसी का हम हैम्पर नहीं कर सकते। बहुत समय तक किसी का इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर हैम्पर होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के निकल लेगा। ठीक, तो हम अगर क्लैश हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट सामने पहले रहे और इंडिविजुअल बेनिफिट बाद में रहे। फिर आते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो एवरी पर्सन, अगर हर एक बंदा है उसकी एफिशिएंसी को हम इन्हांस कर दे, तो एक तो पर्सनल बेसिस पे देखें तो उसका खुद का डेवलपमेंट हो गया, उसका डेवलपमेंट हो रहा होगा, यानी उसके माइंडसेट में क्या होगा कि मेरी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, मेरी यहाँ ग्रोथ हो रही है, मैं स्टैग्नेंट नहीं हुआ हूँ, यानी अगर हम आगे इसको छोड़ के भी जाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ के जाते हैं तो मेरी वैल्यू और ज्यादा बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अगर हमने उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को डेवलप कर दिया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे ही रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से देख के सामने वाले की 100% ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। नाउ कमिंग टू टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स 4 ही थे, बाकी सारी क्या है, टेक्निक्स है। टेक्निक्स में सबसे पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी हम इसमें क्या करते हैं, अपने लोगों को हमने बाइफर्केट किया, बहुत सारे सेक्शंस में बाइफर्केट किया। अब उसमें आते हैं, पहला होता है प्लानिंग और दूसरा होता है प्रोडक्शन। हमारे 2 काम है, एक प्लानिंग वाला काम मान लिया हमने, एक दूसरा प्रोडक्शन। अब ये मेनली कहाँ पे, ये अगर हम फंक्शनल फोरमैनशिप कहें तो ये फैक्ट्री सिस्टम में एप्लीकेबल रहेगा, बेसिकली मैनेजमेंट में नहीं, फैक्ट्री सिस्टम में ज्यादा, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअली, मतलब जिन बिजनेसेस में हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं वहां पे ये एप्लीकेबल है, वरना उतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला इंचार्ज का फिर कोई रोल रहेगा नहीं, तो ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आते हैं अंडर दिस प्लानिंग इंचार्ज, अब क्या करते हैं, तो 4 फोरमैन होते हैं, उसमें होता है इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ इज योर डिसिप्लिनरियन। अब इंस्ट्रक्शन वाला बेचारा इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता है, रूट क्लर्क क्या करेगा, रूट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाला है, जो इंस्ट्रक्शन क्लर्क ने कर दिया है उसके बाद वो रूट ड्रॉ करेगा कि हाँ भैया ऐसे ऐसे प्रोडक्शन की एक्टिविटी हमें करनी है। फिर टाइम एंड कॉस्ट, ये इंश्योर करेंगे कि टाइम और कॉस्ट शीट है ना, कितना टाइम लगना है और कितनी कॉस्ट लगनी है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये एक डेटा आपका प्रिपेयर करेंगे। डिसिप्लिनरियन इंश्योर करेगा कि पूरा डिसिप्लिन रहे, यानी जो ऊपर की एक्टिविटीज़ का जो हमने मैप ड्रॉ किया है उस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे हो रहा है तो डिसिप्लिन है, उस पे नहीं हो रहा है तो यानी डिसिप्लिन नहीं है। फिर आते हैं, ये हो गई थी आपकी प्लानिंग। फिर आता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम देखते हैं काम स्पीडली हो रहा है या नहीं हो रहा, तो स्पीड बॉस इंश्योर्स टाइम एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। यहाँ पे जो हमने टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर की थी उसके हिसाब से इंश्योर करेगा कि टाइमली वो काम हो गया है या नहीं हुआ है। फिर आता है गैंग बॉस, ये देखेगा कि मशीन्स एंड टूल्स रेडी है या नहीं है, क्योंकि एक चीज हम अगर हर चीज रेडी मिले तो ऑब्वियसली काम जल्दी होगा। फॉर एग्जाम्पल
अभी आपको रिवाइज करना है और नोट्स प्लेटर में सर्व करके मिल जाएं, केस स्टडीज आपको हाथ में मिल जाएं, है ना, IMCQs हाथ में मिल जाए तो आसानी होगी ना। अब हम कहें जाओ ट्रेजर हंट करो, निकालो, खोजो, पढ़ो, तो दिक्कत है। तो ये इंश्योर करता है कि हर चीज़ सही समय पे सही जगह पे रहे। फिर आते हैं रिपेयर बॉस इंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, सब है बट आपके मोबाइल में डेटा ही नहीं है। ऐप पे सब अपलोडेड है बट आपके मोबाइल में डेटा नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए मशीन्स एंड टूल्स की, तभी फंक्शन हो पाएगा। तो ये इंश्योर करते हैं। इंस्पेक्शन ये चेक करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि काम तो हो गया। वो मेरा काम आता है कि आप जो आंसर्स लिख के दे रहे हैं वो एज पर क्वालिटी है या बेकार है ना। मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें भी तो एक कॉस्ट और टाइम शीट जो है उसमें भी तो बताया गया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। वो तो फिर मैनेजमेंट का वो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। मैं यहाँ बोल रहा है सिर्फ फैक्ट्री में एप्लीकेबल है। अरे बेटा सिर्फ फैक्ट्री में हम अगर यहाँ पे आके क्या उसको इग्नोर कर दोगे, तुम आगे बढ़ोगे तो उसको इग्नोर करते जाओगे, उसका और प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल हमने तुम्हें सिखाया कि बेटा अपने आंसर्स लिखोगे तो उसमें इफेक्टिवनेस, अगर मैनेजमेंट पूछता है तो इफेक्टिवनेस घुसाओगे, एफिशिएंसी घुसाओगे, हमने बता दिया। बट जब तुम आंसर लिख रहे हो तो क्या नहीं एंटर करोगे, उस वक्त छोड़ दोगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन, और जो मैनेजमेंट का वो चैप्टर ओवरऑल व्यू पढ़ रहे हो तो आया तो ये प्रिंसिपल से ही है। प्रिंसिपल्स पहले आए, तुम्हारा चैप्टर बाद में बना है। आ रही है बात समझ में। स्टैंडर्डाइजेशन, देयर मस्ट बी वन बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट शुड बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्टडी टेक्निक थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे एक सिंपल सी चीज़ है स्टैंडर्डाइज, अगर हम कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें, एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन इज प्रॉपर थिंग कि आपका ये होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए किसी भी काम को करने का। वो स्टैंडर्ड अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड हम प्रिपेयर करेंगे टाइम को स्टडी करके, मोशन को स्टडी करके, फैटीग एंड मेथड, ठीक है। इन सारों को स्टडी करके जो हम ड्रॉ आउट करते हैं वो हमारा एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक होती है, स्टैंडर्डाइज मेथड होता है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसका हम इसमें एक हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन में अगर हमने एक प्रॉपर मेथड बना दिया है तो क्या वो स्टैग्नेंट रहने वाला है, तो वो स्टैग्नेंट नहीं रहने वाला है। उसमें हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एज पर आवर नीड्स। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एवरी बिजनेस एक्टिविटी लाइक रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, मेथड एंड वर्किंग। यानी अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, मेथड ऑफ वर्किंग के लिए भी हम स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन में, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसेस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, फिक्स टाइम, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम स्टैंडर्ड अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो एक गिवन लाइन होगी कि इसको आपको फॉलो करना है तो आपका जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब पहले क्या होगा फिर क्या, मतलब हम नेसेसरी स्टेप्स उसके बना रहे कि पहले क्या प्रोसेस होगा, फिर क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या। फिर आते हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका फिक्स टाइप होगा, साइज होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, तभी हम एक स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहे हैं, तभी जाके हम आगे फ्यूचर में ब्रांड बनने वाले हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में आज हम कैसा टेस्ट आ रहा है, कल दूसरा, तीसरा, तो वो प्रोडक्ट क्या कभी ब्रांड बन पाएगा, कभी नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन होगा तभी वो बन पाएगा। फिर आते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसकी जैसी एबिलिटी है उसके हिसाब से हम इसको इंटरचेंज, मतलब हमें रिक्वायर्ड है तो हम कर सकते हैं। फिर आता है, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें एक्सीलेंस एंड क्वालिटी मिल पाए और एज पर स्टैंडर्डाइजेशन हम परफॉर्म करते हैं। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, जब भी आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं यू हैव टू सिंप्लीफाई योर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एंड ऑफ रिविजन वाले प्रोसेस में आ गए हैं, आपकी बुक तो अच्छी खासी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी लाइंस ऐसी होंगी जो लगेगा कि आपको 10 बार एक ही चैप्टर में रिपीट किया है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन इज व्हाट, कि आप क्या करते हो, जो मेन है पॉइंटर्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हो या अंडरलाइन कर लेते हो, बाकी चीजें आप ऐसे
छोड़ देते, तो यू आर सिंप्लीफाइंग योर थिंग्स। अब सिंप्लीफाई करोगे तो ही वो उठा के एक बार में रिवाइज करके जा पाओगे, और अभी नहीं कर रहे हो तो कर लेना, ठीक। तो सिंप्लीफिकेशन, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अननेसेसरी जो स्टेप्स हैं हमारे उसको हम हटा देते हैं, जो नेसेसरी है उसी पे फंक्शन आउट करते हैं। It helps in saving cost and cost of labor machine. Now coming to method study. अब मेथड क्या है, कोई भी काम करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है, तो हमें वो सर्च आउट करना पड़ता है कि इस काम को करने का बेस्ट तरीका हमारे लिए क्या है, और उसको हमें हम कह सकते हैं कि उसी को फिर हम स्टैंडर्डाइजेशन में ले जाएंगे, पर पहले हमें मेथड तो निकालना ही पड़ेगा। तो बेस्ट मेथड हम इससे निकालते हैं, जिससे क्या कर लेंगे, हम मिनिमाइज कर लेंगे कॉस्ट, मिनिमाइज कर लेंगे, मैक्सिमाइज कर लेंगे क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देन कम्स योर मोशन स्टडी। मेथड हो गया, फिर मोशन आता है। अब मोशन क्या है, यहाँ पे अननेसेसरी मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब पढ़ने को कहा जाता है तो आपका एक स्टडी टेबल नामक चीज होगा, तो आप बेड पे पढ़ेंगे, वहाँ सोफे पे पढ़ेंगे, ड्राइंग रूम में भागेंगे, जहाँ लोग होंगे वहाँ सोचेंगे कि घर वालों की पंचायत भी सुन ले और वहाँ बैठ के पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। फिर आपको पढ़ना होगा तो आधी घंटा एक जगह मन लगेगा, फिर आधी घंटे बाद कहीं और मन लगेगा, फिर तीसरी जगह मन लगेगा, ठीक है। तो अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं, उससे होता होता कुछ नहीं है। तो हमें अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करना होता है। अननेसेसरी मोशंस जो हम कर रहे होते हैं उससे हमारा क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट हो रहा होता है, क्योंकि जाओगे तो सारी पोथी लेके जाओगे, पानी भी चाहिएगा वहीं पे, फिर है ना अलार्म क्लॉक या कुछ ऐसा वो भी वहीं चाहिएगा, फ़ोन तो चाहिए ही, सॉकेट भी चाहिए चार्जर का, क्योंकि फ़ोन जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी, वो पूरा सेटलमेंट देखोगे टाइम चला गया। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत है। But it's not the time to plan, it's time to execute. It helps in doing the job in less time with efficiency. 3 kinds of motions are there: productive, incidental and unproductive. Productive motion जिसमें आप पढ़ रहे हैं, incidental motion खाना जाना ही है, वॉशरूम जाना ही है, ठीक है, फिर उसके बाद और नींद आ ही जाएगी तुम्हें, तो वो है ना इंसिडेंटल है। जो पढ़ाई करोगे उसके साथ इंसिडेंटल, यानी वेस्टेज हो रहा है पर उसको अब खाने, हाँ अब खाना और लजीज लगने लगा होगा, खिचड़ी भी मिल जाए और कल एग्जाम है, मन नहीं है पढ़ने का, तो वो और लजीज लगेगी, वो आधी घंटा तक खा सकते हो उस खिचड़ी को, ठीक है। तो वो इंसिडेंटल मोशन है। अनप्रोडक्टिव मोशन यानी एकदम टोटल वेस्टेज, किसी फ्रेंड का फोन आ जाए 2 घंटे, क्या पढ़े हो यार, हमें ये भी प्रिपेयर हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, अरे पता है वहाँ ऐसा हुआ था, पता है ये क्वेश्चन में तो ये कुछ समझ, क्या है इसे, वो अनप्रोडक्टिव मोशन। Now coming to time study, it is a method to determine the standard time to be taken to perform a well defined job, यानी एक सिंपल सा टाइम जिससे हम कहते हैं कि ये चैप्टर 1 घंटे में लर्न हो जाना चाहिए या 2 घंटे में लर्न हो जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है किसी भी काम को करने का, आपके माइंडसेट में भी होता है, आपको अपनी एफिशिएंसी पता होती है, ठीक है। तो वो टाइम स्टडी कहता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम है, इस टाइम में हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम अगर हम बिजनेस में भी कहें तो किसी भी प्रोसेस का, किसी भी काम का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, अगर उसमें वो नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मिंग ईच टास्क इज मेजर्ड यूजिंग वेरियस डिवाइसेस, कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे एक्ट करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी हमारी उतनी ज़्यादा लगने लगेगी। फिर आता है फेटीग, जो तुम लोग को बहुत जल्दी होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की क्लास 2 घंटे की हम कर दें तो फेटीग होने लगेगा, तुम कहोगे भैया हाँ स्ट्रेस हो गया, फील टायर्ड, फिजिकली तो कुछ नहीं होगा, मेंटली कहोगे कि हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे तो हर एम्प्लॉय टायर्ड होता है, फिजिकली मेंटली टायर्ड होता है, तो उसको रेस्ट चाहिए होता है ना।
तो हम वो रेस्ट 5 मिनट्स का देके फिर से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट देना चाहिए, प्रॉपर इंटरवल, एप्रोप्रिएट इंटरवल का रेस्ट देना चाहिए ताकि फिर से प्रोडक्टिविटी आ पाए। तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा किसी भी एम्प्लॉय का वो फिटीग टाइम होता है, हम अननेसेसरी उससे वर्क नहीं करवा सकते। उससे फिटीग टाइम में हमें क्या करना होगा कि अगर फिटीग हो रहा है तो हम थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल दें और उसके बाद हम फिर से क्या कर लें, उससे काम जो भी हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी करानी है वो हम करा लें। पर हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इतना इंटरवल उनको चाहिए। अगर हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, 8 आवर्स के लिए हायर कर रहे हैं, तो लगातार 8 घंटे वो काम करने वाला नहीं है, तो उसे भी हमें इंक्लूड करके रखना चाहिए। जब हम निकाल रहे हैं कि मेरा प्रोडक्शन पर यूनिट इतना होने वाला है, तो यहाँ पे पर डे का अगर हम निकाल रहे हैं तो वो फिटिंग टाइम भी हम इंक्लूड करके फिर उसके इधर उधर हम देखें कि प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये यही भाई साहब लेके आए थे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में इन भाई साहब ने कहा था कि एक एफिशिएंट होता है, एक इनएफिशिएंट होता है। एफिशिएंट वर्कर यानी हमने जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है, ठीक है, उसमें उसने अपना काम कर दिया है। इनएफिशिएंट वर्कर हमने जो स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है उसमें वो अपना वर्क नहीं कर पाया है। तो जो एफिशिएंट है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि ताकि हम उसे बूस्टअप कर पाएँ, उसको और मोटिवेट कर पाएँ कि वो अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन रखे। और इनएफिशिएंट को हम कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि भैया तुम एफिशिएंट हो जाओगे तो तुम्हें और हायर वेजेस मिलने वाले हैं। फिर आते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन क्या कहता है? ये यही कहता है कि जो भी है ना वर्कर और मैनेजमेंट है, दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति बहुत प्रॉपर होना चाहिए। यानी दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस पता होने के साथ साथ क्या करें, रिस्पेक्ट करें। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको केटर करे, उनको रिस्पेक्ट करे, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम समझे और उनको केटर करे, तभी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। नाउ कमिंग टू फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहना ये चाह रहा है बेचारा कि हमारे जितने भी काम हैं उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो जब हम बांट रहे हैं तो हम इस हिसाब से बांटें कि जो मेरे पास स्पेशलाइज्ड बंदा है उससे हम वही कराएं जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, जिसकी जिस चीज़ में एफिशिएंसी है उससे वही काम करवाएं, वरना काम बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो वेस्टेजेस होंगे, और वेस्टेजेस होंगे प्लस आपकी कॉस्ट इनहैंस हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। नाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी अगर हम कहें तो भैया हम क्या करते हैं, राइट होता है एक तरीके से, ठीक है, हम राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस जब होगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। किसी के पास एक्सेस ऑफ अथॉरिटी हो गई तो वो मिसयूज करेगा अपने पावर का, यानी उसका दिमाग खराब हो जाएगा और हर जगह अपना पावर यूज करता फिरेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली हुई नहीं है। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है पर उस हिसाब से हमें अथॉरिटी नहीं मिली होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना टास्क ही हम परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मेजर डिसीजंस जो लेने हैं वो हमें लेने का राइट ही नहीं है, अथॉरिटी मिली ही हुई नहीं है। तो हम क्या अपने टास्क परफॉर्म कर पाएंगे? हम अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। एज पर दिस प्रिंसिपल बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट ओबे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स बनाए गए हैं सबको फॉलो करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो कुछ आपके पनिशमेंट्स हम कह सकते हैं इस तरीके के होने चाहिए जिससे कि हम वापस उस बंदे को ट्रैक पे ला सकें, उसे डिसिप्लिन में रख पाएं। और डिसिप्लिन दोनों के लिए होता है, यानी मैनेजमेंट फॉलो करेगा तभी जाके उसका वर्कर भी फॉलो करेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, वो इसका जस्ट अगेंस्ट था फंक्शनल फोरमैनशिप का। यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड आपका क्या कहता है कि हमें ऑर्डर्स एक ही से मिलने चाहिए, उसके अलावा हमें किसी से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसकी सुननी है किसकी करनी है, ठीक है। तो यानी हमारे जस्ट सुपीरियर एक ही बंदा होना चाहिए जिसके ऑर्डर्स हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे,
ठीक है, बट सारे जब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो सबका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी हम जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इसमें आगे आपका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए और सबको डिराइव हम कहाँ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, नहीं तो सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा पर फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल समय पे अचीव नहीं हो पाएगा। नाउ कमिंग टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये वही बात कह रहा है, ये यही वाली कि इंडिविजुअलिज्म वाला जो टॉपिक था, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम ऑब्वियसली इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जनरल इंटरेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कई सिनेरियोज ऐसे अराइज होते हैं जहां पे हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखते हैं और जनरल इंटरेस्ट को क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होना चाहिए, वरना एम्प्लॉयज क्या कर लेते हैं, खिसक लेंगे। यानी जितना वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से उसके वेजेस एंड सैलरीज होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा, जिससे कि आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बढ़ जाना क्या होता है, आपके लिए नुकसानदेह होता है। सेल्स टर्नओवर आपका बढ़ रहा है तो वो फायदेमंद है, एम्प्लॉय टर्नओवर अगर आपका बढ़ रहा है तो वो क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। एम्प्लॉय टर्नओवर कब बढ़ता है, जब हमारे एम्प्लॉयज बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे होते हैं तो एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा बढ़ जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो अब हम सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, उसे प्रॉपर रेम्यूनरेशन देंगे, पर प्रॉपर रेम्यूनरेशन देने के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि विद अबव आवर कैपेसिटी हो, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी भी होती है, तो उसी के दायरे के अंदर हम उसको देंगे। नाउ कमिंग टू सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि सारा जो कोर पावर है, वो अथॉरिटी है, वो सेंट्रलाइज्ड वे में है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिसीजन लेने का जो सारा पावर है वो सेंट्रलाइज है, यानी कुछ ही लोगों में वो दायरा बहुत ही कम लोगों में सीमित है, तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन यानी ये चीज हम क्या कर रहे हैं, स्केटर करते जा रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज लेवल पे काम नहीं कर सकती है, उसे डिसेंट्रलाइज अपने आप को करना ही पड़ेगा, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बांटनी ही पड़ेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सारा कुछ बांट ही दिया, मेरे पास कोई पावर नहीं रहेगा। सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसके पास अल्टीमेट पावर उसी के पास होता है, यानी मैनेजमेंट के पास अल्टीमेट पावर उसी के पास होता है लास्ट डिसीजन लेने का। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यानी ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मिक्सचर की तरह काम करती है, सेंट्रलाइजेशन भी होता है और डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। सेंट्रलाइज जहां मेजर डिसीजंस लेने हैं वो सेंट्रलाइज, बाकी सारा हम डिसेंट्रलाइज करते हैं। बट फिर भी अगर डिसेंट्रलाइजेशन में कोई डिसीजन लेने पे प्रॉब्लम आ गई तो फिर से बैक टू सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो आपका डिसीजन ले रही होगी। स्केलर चेन, स्केलर चेन भाई यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो कर रहा होता है, यानी एक के बाद एक हमें सबका एक लैग होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक सुपीरियर में उसके ऊपर एक सुपीरियर, इस तरीके से एक लैग हम फॉलो कर रहे होते हैं। बट क्या स्केलर चेन हम कभी ब्रेक करते हैं, तो हाँ हम ब्रेक करते हैं। ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ गए जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे पास आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो हम गैंग प्लैंक यूज करके उसे ब्रेक करते हैं और जस्ट सामने वाले से कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर याद हो तो इसका स्ट्रक्चर ये था और हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे होते थे, तो वो हम कह सकते हैं इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस हैं, तभी हम ऐसा कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू ऑर्डर। कोई भी चीज कहीं भी होती है ना, वो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। हर चीज अगर आपको समय पे सही जगह पे मिलेगी तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, कम होगा। तो ये हर चीज यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू इक्विटी। इक्विटी यानी हम क्या करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ, है ना, वेरियस फिनोमेना की, है ना, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सबको इररिस्पेक्टिव हम सबको प्रॉपर्ली ट्रीट करने वाले हैं, हम बायसनेस नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वही एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा ना हो।
स्टेबल रहे एम्प्लॉयज, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ के ना भागे। बार बार छोड़ छोड़ के भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनिशिएटिव, वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव, यानी इनिशिएटिव किस चीज का ले, वो सजेशंस दें, है ना, सजेशंस देने में इनिशिएटिव लें कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको भी मुंह खोलने का मौका मिलना चाहिए। अगर उनके इनिशिएटिव्स अच्छे लगते हैं, एडवाइसेस अच्छी लगती हैं, तो उसे अडैप्ट भी करना चाहिए और उसका रिकॉग्निशन फिर उनको देना चाहिए। स्पिरिट द कॉर्प्स, यहाँ पे ये कहता है टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यानी सब एक दूसरे के लिए हैं। ऑर्गेनाइजेशन को यानी मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए कि उनके बिना वर्कर्स नहीं है, और वर्कर्स को समझ में आना चाहिए कि हमारे बिना मैनेजमेंट नहीं है। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस भली भांति पता होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी। ओके, नाउ कमिंग टू डिफरेंस बिटवीन हेनरी फेयोल्स एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनके प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या था? तो पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए है और ये फैक्ट्री सिस्टम के लिए है। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाले क्या हैं? फैक्ट्री सिस्टम के लिए हैं। फिर यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड के स्टॉन्च प्रोपोनेंट है, यानी ये मान के चलते कि यूनिटी ऑफ कमांड रहना ही रहना चाहिए, और ये बेचारे फंक्शनल फोरमैनशिप को मानते हैं कि यानी हमारे नीचे 4 लोग भी रह सकते हैं, 8 लोग भी रह सकते हैं, हम 4 को भी कमांड दे सकते हैं, 4 हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, तो मतलब ऐसा लंबा चौड़ा सिस्टम चल सकता है। फिर आते हैं एप्लीकेबिलिटी, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, ये स्पेशलाइज सिचुएशन में ही, यानी जहां पे फैक्ट्री सिस्टम होगा वहीं पे एप्लीकेबल हो पाएगा, वरना थोड़ी दिक्कत होती है। फिर आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, आया कहाँ से था? तो पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन था। फोकस क्या था? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस था, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना था। इसीलिए फैक्ट्री सिस्टम है, तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है तो हम सीधे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, फैक्ट्री सिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनली ये प्रैक्टिशनर थे, ये बेचारे साइंटिस्ट थे। इनकी थ्योरी को अगर हम कहें तो एक्सप्रेशन जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आते हैं सिमिलैरिटीज पे, तो इन दोनों भाई साहब में क्या सिमिलैरिटी थी? तो यहाँ पे दोनों का यही था कि मैक्सिमाइज करना है हमें ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को। यहाँ पे कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में कॉपरेशन की बात करते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हमें ज्यादा महत्व देना है ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर बोथ सजेस्ट डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, मतलब हमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए ताकि हम स्पेशलाइजेशन कर पाए, क्योंकि उनका फर्स्ट पॉइंटर था और इनने भी यही कहा है कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली करना चाहिए, तभी स्पेशलाइजेशन आएगा। बोथ आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। फिर आते हैं इनका बेनिफिट क्या क्या है? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस, इसमें क्या होता है? मार्केट शेयर एनहांस होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एम्प्लॉयज के बीच में, कॉपरेशन मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में क्या रहेगा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। इसमें हम ट्रेनिंग और स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे वर्कर्स को एनेबल करेंगे कि हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पे हम क्या कर सके? काम करा सके, यानी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, यानी हम एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक को नेगेटिव मोटिवेशन, इस तरह से करके हम क्या कर सके? उन बंदों से काम करा सके। सो हियर वी एंड दिस चैप्टर।